दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर का आज हमारा 7th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम पे और हमने एक दो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए थे। आई होप वो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बनी होगी। आज का जो एपिसोड है वो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस से शुरुआत करेंगे और हम फिर पावर एंड एनर्जी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी जो है वो किसी भी पार्टिकल की कैपेसिटी है टू डू वर्क करने की कैपेसिटी को आप एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी बंदे की वर्क करने की कैपेसिटी को आप एनर्जी की तरह बोल सकते हो, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, इसको आप एनर्जी बोलोगे। अब यहां पे दो तरह की एनर्जी को हम मेनली पढ़ेंगे, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी और एक हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगेन वर्क करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में ये जो एनर्जी है मोशन से जुड़ जाती है, पार्टिकल के मोशन के साथ एसोसिएटेड हो जाती है। इसका मतलब जो एनर्जी है पार्टिकल के पास वो उसके मोशन से आई है, उसको हम फिर काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। और अगर वो जो एनर्जी है वो उसकी पोजीशन से आती है, हमने कोई डेटम पॉइंट ले रखा है, उसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं और उस पोजीशन से उसके पास पार्टिकल के पास कैपेसिटी आ गई है टू डू वर्क, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो दो चीजों का ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और भी कई तरह की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी के वर्ड आएंगे आगे चल के, थर्मल एनर्जी का वर्ड आएगा, वो आगे चल के देखेंगे हम लोग। बट पहले इन दो पॉइंट्स को समझिए। काइनेटिक एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए पार्टिकल टू डू वर्क व्हेन दिस कैपेसिटी कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल के मोशन की वजह से ये उसके पास कैपेसिटी आई है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगेन पार्टिकल की कैपेसिटी टू डू वर्क, बट जो कैपेसिटी आई है वो उसकी पोजीशन की वजह से आई है। हमने कोई रेफरेंस पॉइंट ले रखा है, वहां से हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं और उस पोजीशन की वजह से कुछ उसके पास एनर्जी आ गई है, उसके पास कुछ कैपेसिटी आ गई है टू डू वर्क। दैट कैपेसिटी और दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों पॉइंट को आप समझिए पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे ना तो आपको और बेहतर क्लैरिटी आती चली जाएगी। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा कि अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, उसके पास कोई इनिशियल स्पीड है, तो इनिशियल स्पीड है तो इसका मतलब उसके पास कोई कैपेसिटी है टू डू वर्क। दैट कैपेसिटी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उसके पास अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी है, ½ mv² प्लस मान लीजिए उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर, तो हर फोर्स अपना एक वर्क डन दिखाएगा, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो प्लस यू इज नोन एज वर्क डन बाय द फोर्सेस। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ½ mvf²। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अब आज का जो एपिसोड है वो एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। जब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है और उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और फोर्स की जो वैल्यू है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग बदल रही है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है। ठीक है, और वो फोर्स आपको कुछ इस तरह का दे रखा है। सोचिए, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे आए, ऐसे आए और ऐसे आ गए। सोचिए इस तरह का कोई, मान लीजिए आपको फोर्स का वेरिएशन दे रखा है एक्स के साथ। ये 0 है, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये मीटर में आपको दे रखा है और ये फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो दे रखा है। यहां पे आपको दे रखा है दिस इज 20 न्यूटन और ये मान लीजिए आपको दे रखा है -20 न्यूटन, और मे बी नॉट -20, लेट्स कॉल इट -15 न्यूटन। ये आपको दे रखा है -15 न्यूटन। तो फोर्स जो है वो पार्टिकल के ऊपर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लग रहा है। आपको ये दे रखा है व्हेन x is 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 200 जूल। पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 200 जूल दे रखी है और मास जो दे रखा है पार्टिकल का वो है 10 किलोग्राम। वो है 10 किलोग्राम। आपको क्या बताना है? फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू
एट x इक्वल टू मे बी 2 और x इक्वल टू 4 ले लो और x इक्वल टू 6 ले लो, x इक्वल टू 7 ले लो। ये कुछ अलग अलग पोजीशन दे रखी है, x की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। आपको वहां पे पार्टिकल की स्पीड बतानी है कि क्या स्पीड होगी। तो आप अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। कैसे लगाओगे जरा देखिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 200 जूल। इसका मतलब इनिशियल स्पीड है इसके पास। आप वो इनिशियल स्पीड भी निकाल सकते हो। x इक्वल टू 0 पे इसकी क्या स्पीड है, आप इसको हाफ mvi स्क्वायर के बराबर कर दो, उससे इसके पास इनिशियल स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो वो आप निकाल सकते हो। अब मुद्दा ये है कि इसको सोल्व कैसे करें, यहाँ पे ये थ्योरम कैसे लगाएं। सबसे पहले तो अपने को 2 पे, 4 पे, 6 पे, 7 पे, ये अपने को क्या चाहिए, अपने को पार्टिकल की एक तरह से स्पीड चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सुनिए। हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं वर्क डन ये चाहिए ना अपने को, वर्क डन बाई फोर्स, ठीक है। जो ये फोर्स है इसने कितना वर्क किया है, तो वर्क डन बाई फोर्स कैसे निकालोगे बताओ जरा। उसके लिए हम जानते हैं कि F डॉट dx कर देते हैं भाई, x डायरेक्शन में मोशन है मान लीजिए, तो F डॉट dx करके और उसको आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई दिस फोर्स आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा वर्क डन बाई फोर्सेस है उसको मैं x का फंक्शन ही ले रहा हूं, मैं 0 से लेके x तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 से लेके x तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ux। मतलब मुझे इस ग्राफ को इंटीग्रेट करना है बस, क्योंकि f और x मेरा सेम ही डायरेक्शन में, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो फोर्स है ये x डायरेक्शन में ही है, ठीक है। पार्टिकल के ऊपर x डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है और फोर्स की वैल्यू जो है वो बदल रही है, उसकी डायरेक्शन लेकिन x या माइनस x की तरफ ही है। जैसे यहाँ पे +20 है, यहाँ पे -15 है, इसका मतलब -15 का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। पहले इधर था फिर वो इधर हो गया और इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं रहता, यहाँ पे सीधा f dx लिख सकते हो आप, क्योंकि dx भी मेरा x की तरफ है, फोर्स भी मेरा x की तरफ है, तो सीधा सीधा यहाँ पे f dx लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एक तरह से ये एरिया फंक्शन आ गया। तो फोर्स का एरिया फंक्शन क्या बन गया मेरे पास, वर्क डन बाय द फोर्स बन गया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स निकल के आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसका ux प्लॉट कर रहा हूं, एरिया फंक्शन प्लॉट कर रहा हूं, एरिया फंक्शन प्लॉट कर देता हूं। वैसे जरूरत नहीं है एरिया फंक्शन की, सच बताऊं तो। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों जरूरत नहीं है भाई, आप यहां पे फाइनाइट लिमिट रख दो ना भाई। 0 जैसे 2 पे आपको स्पीड बतानी है तो आप क्या करोगे, आप 0 से लेकर 2 तक का वर्क डन निकाल दो भाई। 0 से लेकर 2 तक कितना वर्क किया है इस फोर्स ने, तो एरिया आ गया ये। 0 से लेकर 2 तक का एरिया निकाल दो और फिर ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने को पता ही है 200 जूल प्लस ये आ जाएगा मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। उससे आप स्पीड निकाल लोगे, x इक्वल टू 2 पे क्या स्पीड आएगी, जरा करके देखते हैं। पहले ये सिंपल तरीका ये अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं 0 से लेकर 2 तक का, तो यहां तक का आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया कितना बनेगा बताइए, ये जो एरिया है पहले ये देखो, यहां तक का जो ट्रायंगल है तो इसका एरिया 10 हो गया, 10 + 20 30। तो ये एरिया जो है ये 30 आ गया मेरे पास, ये एरिया जो है 30 जूल आ गया, ठीक है। इसका मतलब इस फोर्स ने 2 मीटर तक 30 जूल का वर्क किया है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 200 प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स 30 जूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m की जगह पे 5 आ गया एंड vf स्क्वायर। फाइनल स्पीड आ गई, x इक्वल टू 2 पे आएगी ये स्पीड, ध्यान रखना। तो ये कितना बन गया भाई, 230 को 2 से गुना करोगे तो 460, ठीक है। 460 डिवाइड बाई 5 का रूट ले लो, ये मेरे पास vf आ गया। फाइनल स्पीड आ गई x इक्वल टू 2 पे। आपने बड़ा आसानी से इसको सोल्व कर दिया। ऐसे ही आप x इक्वल टू क्या कर सकते हो, 4, तो 4 तक का एरिया निकाल लो भाई, वर्क डन निकाल लो, x इक्वल टू 4 तक कितना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको इनिशियल एनर्जी 0 की पता है ना, तो 0 से आगे करो। अगर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 2 पे दे रखी होती, अगर x इक्वल टू 2 पे ये एनर्जी दे रखी होती और आपसे पूछा होता x इक्वल टू 6 पे बताओ क्या एनर्जी आएगी, क्या स्पीड आएगी, तो फिर आप 2 से लेके 6 तक करते। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 पे दिया होता, बट लकीली ये कहां पे दे रखी है, ये x इक्वल टू 0 पे दे रखी है, तो 0 से आगे ही चलेंगे। फिर अगर 4 पे भी पूछा है तो 0 से 4 तक का एरिया चाहिए अपने को। अगर ये x इक्वल टू 2 पे दे रखी होती और आपसे x इक्वल टू 6 पे स्पीड पूछी होती, तो हम 2 से लेके 6 तक का एरिया निकालते फिर हम, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे आपको
काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। पॉइंट को समझिए भाई, इनिशियल देने की वजह से हम 0 से एरिया निकाल रहे हैं, 0 से आगे का एरिया निकाल रहे हैं। तो अगर 4 पे निकालना होता कि 4 पे क्या स्पीड आएगी, तो 0 से लेके 4 तक का पहले क्या कर दो, इसका एरिया निकाल दो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 से लेके 4, 0 पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखनी है, और वहां से आगे का 4 तक का जो एरिया है वो ऐड कर दो, ये मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए, 0 पे देने की वजह से हम 0 से आगे का एरिया देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये किसी और इंस्टेंट पे दी होती तो वहां से फिर आगे शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर लगाना सीखिए भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो खैर यहां से आप क्या करोगे, x इक्वल टू 2 पे आप जो है स्पीड निकाल दोगे, तो बहुत आसान है भाई। तो आप बाकी सारे जो है वो आप खुद करके देख लें, मैंने एक बता दिया है, बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे। अब इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, चलो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था वही चीज को मैं जरा मॉडिफाई कर देता हूं। आपको ये दे रखा है कि व्हेन x इक्वल टू 2, आपको एनर्जी ये दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। आपको बताना है पार्टिकल की स्पीड क्या होगी x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 4 पे, ये आपको बताना है। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, सुनिएगा। x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 4 पे आपको बतानी है क्या एनर्जी होगी, ठीक है, क्या स्पीड होगी, ये आपको बताना है। तो जरा देखो, इस बार जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो x इक्वल टू 2 पे दे रखी है, और आपसे स्पीड कहां पे पूछी है, 0 पे। तो एक काम करते हैं, 0 को इनिशियल टाइम ले लेते हैं और 2 को फाइनल टाइम ले लेते हैं। 0 को इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं और 2 को फाइनल पोजीशन ले लेते हैं, सही है। तो अब आप बताइए, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मैं बोलूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि मुझे नहीं पता, जो कि मुझे निकालना है, प्लस वर्क डन फ्रॉम 0 टू 2। तो ये वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम 0 टू 2 मस्ट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 पे दे रखी है आपको 200। तो इस बार ये लिख देंगे, यहां से आपके पास 0 वाली स्पीड आ जाएगी। अगर ये वर्क डन आ जाए तो 0 से लेकर 2 तक का फोर्स ने कितना वर्क किया है, तो 0 से लेकर 2 तक का एरिया निकाल दो। तो एरिया क्या बनेगा बताओ, इसका तो 20 जूल बनेगा और इसका 10, तो 30 जूल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 लिख लो भाई। तो हाफ m की जगह पे 10 कर दो और vi का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू 200 माइनस 30, 170 आ गया भाई। तो यहां से vi की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ, ये बन जाएगा, बस मेरे ख्याल से ये बनेगा भाई, देखो एक बार बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से आप जो है इनिशियल स्पीड निकाल सकते हो कि 0 पे क्या स्पीड थी। अब अगर मान लीजिए 4 पे निकालनी है तो 2 को आप इनिशियल मान लो और 2 से 4 पे जाओ। तो 2 पे इनिशियल एनर्जी क्या है, वो है 200 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 टू 4। 2 से 4 पे जाने में कितना वर्क किया है ये आपको देखना होगा। इस फोर्स ने कितना वर्क किया है जब आपकी x 2 से 4 पे गया, क्योंकि 2 को आपने इनिशियल ले लिया है। और फाइनल कहां पे आ गया बताओ जरा, हाफ m vf स्क्वायर। फाइनल जो है वो x इक्वल टू 4 पे है, ठीक है, x इक्वल टू 4 वाला मेरा फाइनल है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 200 प्लस, अब 2 से लेके 4 तक का वर्क डन क्या आएगा, 2 से लेके 4 तक का एरिया निकाल दो, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लो, वो भी आपका 30 ही बनेगा, इधर का भी 30 जूल आएगा। तो ये आप 30 इसमें ऐड कर दो, इज इक्वल टू हाफ m की जगह पे 10 कर दो और यहाँ पे vf का स्क्वायर कर दो, और यहां से आप सीधा सीधा स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हो एट x इक्वल टू 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया। अब इसी क्वेश्चन में आप जो है एक और तरीके से भी कर सकते थे, और वो क्या तरीका है, वो है इंटीग्रेशन का, ठीक है। उसको भी जरा देख लो एक बार कि कैसे उसको हम करेंगे, ठीक है। तो शुरू में हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह का लिया हुआ था कि x इक्वल टू 0 पे आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, आपको स्पीड बतानी है एट x इक्वल टू 2, 4 जो भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको करना है। तो इसका एक और तरीका है, क्या हम जानते हैं कि जो वर्क डन बाई फोर्स होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन f dx, क्योंकि फोर्स एंड मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। तो डॉट प्रोडक्ट ना लिखे सीधा सीधा f dx लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, f dx। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, और क्योंकि 0 पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो 0 से आगे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको फंक्शन लिख देता हूं, मैं वेरिएबल लिमिट डाल देता हूं, मैं इसको एरिया फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं x के साथ। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे x के साथ तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो आपको ये पता चलेगा कि जो फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, जो वर्क डन बाय दिस फोर्स है वो x के साथ कैसे कैसे बदलेगा, अलग अलग x पे कैसा कैसा होगा। तो आप जो है इसको सीधा सीधा प्लॉट कर सकते हो इसको इंटीग्रेट करके। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। आपको मैंने कर्व का इंटीग्रेशन सिखाया था कि कोई भी ग्राफ है उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं।
ठीक है, वो आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बट दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखो। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूँ। इसका जो स्लोप है वो 20 है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 20x, जो लीनियर लाइन है। उसके बाद कांस्टेंट है 20, इसके बाद इसका जो स्लोप आएगा -20 आएगा, तो इसको लिखोगे -20x प्लस 80। ये आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए अभी लाइन की। ठीक है, ये मेरा नहीं, मेरे हिसाब से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, गड़बड़ क्या कर दिया, सुनिए। यहां से लेके यहां तक की लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये लाइन अलग है भाई, कैसे पता? ये देखो, यहां से x में 1 मीटर चला तो हाइट जो है वो 20 डाउन आ गई है, 20 न्यूटन से 0 न्यूटन पे आ गया है। अब अगला x में 1 चलेगा तो हाइट जो है 20 न्यूटन डाउन नहीं आई, 15 न्यूटन डाउन आई। इसका मतलब ये लाइन अलग है। बेशक वैसे बिल्कुल सीधी सीधी लग रही है, बट असल में ये लाइन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा अभी। ठीक है ना, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है उसकी अलग इक्वेशन बनेगी। इसका स्लोप -20 है, तो -20x प्लस 40 प्लस 80, माफ कीजिएगा, ये इस लाइन की आएगी, यहां से लेके यहां तक की आएगी। और उसके बाद जो स्लोप है वो -15 है दोस्तों। इस लाइन का जो स्लोप है वो -15 है, तो आप क्या लिखोगे, -15x प्लस 60। आप इसे चेक करके देख सकते हो, x की वैल्यू 4 पुट करके देखो इस लाइन में, तो ये 0 बनना चाहिए, और x की वैल्यू 5 पुट करके देखोगे तो -15 आना चाहिए, मेरे हिसाब से। ठीक है, अब अगेन इस लाइन का जो स्लोप है वो 15 है, तो 15x प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा, 105। ठीक है, एक बार देख लो भाई, इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, 15x माइनस बनेगा भाई, 15x, क्योंकि x की वैल्यू 7 पे 0 बनना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो 7 पे 0 बनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लाइन की इक्वेशन हमने सही लिखी है। यहां से लेकर यहां तक की लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लॉट करेंगे और देखते हैं x के साथ वो वर्क डन जो है वो कैसे कैसे बदल रहा है, कैसे वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं 20x को। तो 20x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा dx, और x की वैल्यू मैं 0 से लेके x तक लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 10x², इस तरह का बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो वो आप 0 से लेके 1 के बीच में ही पुट कर सकते हो, क्योंकि ये जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है 20x, ये केवल 0 से 1 के बीच में वैलिड है। तो दैट्स वाई ये जो वर्क डन बाय दिस फोर्स आएगा वो आएगा 20x² और वो 0 से 1 के बीच वैलिड होगा। तो इसका मतलब है 0 से 1 के बीच जो है वो 10x² आ जाएगा, और ये इस तरह का पैराबोलिक कर्व बनेगा, और x = 1 पे कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा ये। ठीक है जी, अब आइए आगे। अब 1 से लेके 3 तक देखते हैं। 1 से 3 तक कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 1 से लेके x तक लिख दो, 3 मत लिखो, वेरिएबल लिमिट डालो। 1 से, क्योंकि अपने को फंक्शन चाहिए ना यार, दैट्स वाई वेरिएबल लिमिट डालो। 1 से लेके x तक लिख दो, और इनिशियल क्या था, इनिशियल 10 जूल पे पहले ही आ चुका है ना, तो 10 जूल पे तो यहां पे पहले से ही आ चुका है भाई। ठीक है, अब 1 से x तक लिख दो, और एक्सप्रेशन क्या है, 20, कांस्टेंट है 20, सो 20 dx, तो क्या बन गया ये बताओ, ये बन गया 10 + 20 × x - 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 20x - 10, 20x - 10 जूल। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो x = 1 पे आप देख सकते हो 10 जूल बनेगा, एंड x = 3 पे क्या बनेगा जरा बताइए, x = 3 पे अगर आप इसको देखोगे तो 50 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो x = 3 पे ये 50 जूल पे इस तरह का बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप जो है इस पूरे ग्राफ को आप बनाओगे। अब आप आइए 3 से 4 तक के, तो अब आप क्या करोगे, 50 जूल तो पहले आ गया है, 3 से लेके x तक लिख दो अब आप, और इसकी जो इक्वेशन है वो है -20x प्लस 80। ठीक है भाई, dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है बताओ, 3 से लेके 4 के बीच पुट करनी है। इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है, x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक पुट करनी थी, बस मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही पुट कर सकते हो, क्योंकि जो फोर्स की जो 20 न्यूटन वैल्यू है वो केवल 1 से 3 के बीच ही वैलिड है ना, तो इसलिए हमने ये जो 20 रखा है ये 1 से 3 के बीच ही वैलिड है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी 1 से 3 के बीच पुट करनी है। 1 से 3 के बीच ये एक्सप्रेशन वैलिड है, तो इसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया।
अब आइए, अब 3 के बाद 3 से लेके 4 तक देखना है अपने को, तो 3 से लेके x तक लिख दो, और जो लाइन की इक्वेशन है वो है -20x + 80। ये जो इक्वेशन है 3 से 4 के बीच वैलिड है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो पुट करोगे बाद में वो 4 तक ही पुट कर सकते हो आप, ठीक है। और इनिशियल जो वर्क डन हो रखा था वो था 50 जूल, ठीक है। तो 50 प्लस ये करोगे तो उससे आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ पूरा बनाना होगा, फिर 4 से आगे करो, फिर 5 to 6 करो, फिर 6 से 7 के बीच चलो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब सुनो ये क्या बता रहा है, जैसे अगर मान लीजिए आपको ये पूछा हो कि बताओ 2 पे मेरे पास क्या स्पीड आएगी, स्पीड पूछा है 2 पे, तो आप एक काम करो, 2 पे इसकी वैल्यू चेक करो क्या है, जो वर्क डन बाय द फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है 2 पे। देखो यहां से ग्राफ से डायरेक्ट देखना बहुत आसान हो जाएगा, अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो, ये वर्क डन बाय दिस फोर्स का ग्राफ अगर प्लॉट कर दिया तो इससे अब कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। 2 पे अगर मैं ये हाइट देख लूं तो कितनी हाइट है, ये तो इस लाइन की हाइट है ना, t = 2 पे, तो ये 30 बनेगी भाई। x = 2 पे, माफ कीजिएगा मैं t बोल देता हूं कई बार, तो x = 2 पे क्या बन जाएगा 30। इसका मतलब यहां पे जो हाइट है वो 30 जूल है। इसका मतलब अगर मुझे x = 2 पे स्पीड निकालनी है तो वर्क डन बाय द फोर्स इज 30 जूल। तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास क्या थी 200 प्लस वर्क डन 30 जूल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और उससे आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये वर्क डन बाय दिस फोर्स का ग्राफ आ जाए, ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स का अगर ग्राफ आ जाए तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप स्पीड, फाइनल स्पीड जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये आपको समझ आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट को देखते हैं। तो मतलब आप ग्राफ से भी कर सकते थे, हालांकि ग्राफ वाला जो है थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपको 2 इंस्टेंट दे रखे तो उन दोनों इंस्टेंट के बीच का एरिया निकाल दो डायरेक्टली, और उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बनाना चाह रहा हूं, और वो है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट से आप चल रहे हो और दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, और अगर आप डिफरेंट पाथ से जा रहे हो तो वर्क डन बाय द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स विल बी डिफरेंट। डिफरेंट पाथ से जाओगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब सुनिए, जनरली हम जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहां पे कोई पार्टिकल, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, सोचिए ब्लॉक का मास जो है वो 10 किलोग्राम है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, और यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू वो है 0.5, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है, और मैं यहां पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए 20 न्यूटन का, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू मान लीजिए 2 है। तो ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, 0 से लेके कहां तक, 2 तक स्लाइड कर रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स देखना चाह रहा हूं कि कितना होगा। तो हम बोलेंगे कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जरा निकालते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बताइए जरा, 10 इंटू जी की वैल्यू को भी 10 ले लेता हूं, ठीक है, mg कर दिया, नॉर्मल फोर्स निकाल दिया ना मैंने, ठीक है, इंटू 0.5। तो ये मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 50 न्यूटन। 1 मिनट, इसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं तो फिर ये खींच ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसको 200 न्यूटन कर देते हैं, चलो। तो ये मेरे पास 50 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपके पास, और ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लगेगा, ठीक है, ये आपका इस तरफ लगेगा, क्लियर है। अब मुद्दा यह है कि इससे अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो आप बोलोगे कि सर 50 इंटू ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर, तो इंटू 2 कर दो, और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव कर देते हैं, तो इसका मतलब -100 जूल आ गया। -100 जूल इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। बट एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होता है वो आपका इससे बहुत कम होता है। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे बहुत कम होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है कि जितना ये डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे आप फ्रिक्शन फोर्स को निकाल पाओगे, तो गलत सोच रहे हो। हाँ, अगर इसका फ्रिक्शन, इसका वर्क डन पूछा होता तो आप लिखते 200 इंटू जितना भी ये डिस्प्लेस हो रहा है 400 जूल, ठीक है, 400 जूल जो है वो इसका वर्क डन आ जाता है, ये बिल्कुल सही था। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो इतना नहीं होगा, इससे काफी कम होगा। आप बोलोगे सर क्यों, तो जरा देखिए, जब भी आप कॉन्टैक्ट सरफेस को देखते हो तो कॉन्टैक्ट सरफेस 2 चीजों के बीच कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है।
उसमें अगर आप जूम करके देखोगे ना तो इस तरह का आपको दिखेगा। इसका मतलब जो कांटेक्ट आपको लग रहा है असल में वो कांटेक्ट उतना है नहीं, वो तो बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा ऊपर वाला ब्लॉक, तो ये जो कांटेक्ट है ये यहां से यहां तक का क्या होगा, वो कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, ये हवा में आ जाएगा, बीच में एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे, आप समझ रहे हो, फिर आगे जाके फिर से यहां पे टच होगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लोकलाइज्ड है, बिल्कुल वो पॉइंट्स पे लग रहा है, पॉइंट को समझिए, और बिल्कुल माइन्यूट डिस्टेंस चल रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन आपने निकाला है ये सही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा वो आपका कुछ होगा 50 इंटू सम एस प्राइम। अगर मैं इस डिस्टेंस को s बोल दूं तो s प्राइम होगा, और s प्राइम जो है वो लेस देन s है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने तो ये वर्क निकाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब है अगर मैं इस वर्क की बात करूं, इस वर्क में से इतना वर्क तो फ्रिक्शन ने किया है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा जो वर्क हुआ है वो कहां गया, इसमें से भाई आपने तो ये आपका देखा जाए तो 50 न्यूटन तो पीछे की तरफ लग ही रहा है ना कॉन्टिन्यूसली, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो वर्क डन तो ये आना चाहिए, बट एक्चुअल वर्क डन फ्रिक्शन ने इतना किया है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, ये हटा दूं, -100 जूल, ठीक है, ये तो आपने इससे निकाला है 50 इंटू दिस, या आप ये भी कह सकते हो कि 50 इंटू एस मतलब ये पूरा एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका वर्क डन हुआ है माइनस के साथ। इस टोटल फोर्स ने इतना वर्क किया है, बट एक्चुअल में इस फ्रिक्शन फोर्स ने इतना वर्क नहीं किया। कितना किया है बताओ, इसने तो वर्क किया है 50 इंटू एस प्राइम विद माइनस साइन, इतना वर्क किया है इसने एक्चुअल में तो इसने इतना वर्क किया है। तो जो ये हमने कैलकुलेट किया है उसमें से ही अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो वर्क डन बनेगा ये किसका वर्क डन बनेगा, ये बनेगा, ये एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट को समझिए। दिस इज कन्वर्टेड टू हीट और मे बी सम इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, आप देखना, आप सिर्फ इसी को क्या बोल देते हो, इसी को आप वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स बोल देते हो, बट फ्रिक्शन फोर्स जो है वो असल में उसने जो वर्क किया है वो बहुत कम वर्क किया है। इसका जो काफी हिस्सा है वो हीट में वेस्ट हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में लॉस हो जाता है, और वो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते फिर, ठीक है, उसको आप वापस रिट्रेस नहीं कर पाओगे, वो हीट में वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम निकालते हैं। तो इसको अगर मैं -50 को कॉमन ले लूं तो बनेगा s माइनस एस प्राइम, ये जो है ये मेरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये हीट की फॉर्म में वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हालांकि हम इतना ध्यान नहीं देते, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, हम सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं तो इतना ही निकालते हैं फिर हम, ठीक है, इतना ही निकाल के रख देते हैं। बट मैं आपको बता दूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो एक्चुअल वर्क डन होता है वो इससे थोड़ा सा कम होता है, काफी कम होता है, ठीक है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी में हीट लॉस में चला जाता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया है, एक्चुअल वर्क किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो वर्क डन हमने अभी पढ़ा है, और अब हम पावर को देखना चाह रहे हैं। तो पावर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा पावर को। जैसे कोई मोटर है, सोचिए वो कोई लोड को उठा रही है, या कोई ट्रेन है ऐसे समझ लो, और वो ऐसे पटरियों पे चल रही है, पीछे डब्बे लगे हुए हैं उनको खींच रही है, तो इसका मतलब ट्रेन अपना कोई फोर्स लगा रही है डब्बों पे और डिस्प्लेस भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ वर्क डन हो रहा है वहां पे, वर्क डन बाय द यू कैन से इंजन और व्हाटएवर, ठीक है। तो वो जो वर्क डन है वो तो एनर्जी की फॉर्म में आया है, उसको तो हम जूल में लिखते हैं, बट हमें देखना है कि कितनी पावर उस इंजन ने जनरेट की है। तो पावर क्या होता है, आप ये देखिए कि कितनी देर के लिए उस वर्क को कर रहे हो, वो टाइम और इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना वर्क किया है, कितना जूल का वर्क हुआ, वो पावर हो जाएगी, ठीक है। तो पावर को अगर मैं डिफाइन करूं तो पावर क्या होगी दोस्तों, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन स्मॉल टाइम dt टाइम में du हुआ है, ठीक है। तो dt टाइम में अगर du है तो 1 सेकंड में कितना हुआ है। अगर मैं बोलूं कि dt स्मॉल टाइम dt के अंदर जो वर्क डन किया है, चाहे वो मोटर ले लो, चाहे वो इंजन ले लो ट्रेन का, या कोई भी ले लो, आप खुद अपने आप को ले लो, अगर कोई फोर्स लगा रहे हो किसी ब्लॉक के ऊपर, तो आपका जो फोर्स है उसने आपने कुछ वर्क किया है उसके ऊपर। अब वो स्मॉल टाइम dt के अंदर मान लीजिए आपने du वर्क किया है, ठीक है,
तो 1 सेकेंड में कितना वर्क किया है वो नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पावर आपने कितनी इस्तेमाल की है, ठीक है। तो पावर में टाइम बड़ा रोल प्ले करता है, टाइम जो है वो भी एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आप लिखोगे F.dr या F.ds कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई dt। तो आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो F.ds बाई dt। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F.v, v इज द स्पीड, ठीक है। F.v जो है वो मेरे पास पावर आ जाएगी, इतनी पावर जो है वो इस्तेमाल की है, वो यूज हुई है। अगर जैसे कोई इंजन है वो फोर्स लगा रहा है अपना डब्बों को खींचने में, ठीक है, तो उसने पावर कैसे निकालोगे, इस तरह से निकालोगे F.v। सिमिलरली आप जो है अगर कोई ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसके पास कुछ उसको एक कांस्टेंट स्पीड से आप डिस्प्लेस कर रहे हो मान लीजिए, तो आप जो है इस फॉर्मूले से पावर निकाल सकते हो। अब कई बार क्या होता है, स्पीड जो या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल डाल दो, उससे पावर मेरी वेरिएबल आ जाएगी, ठीक है, उससे पावर मेरी वेरिएबल आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट को जरा समझिए कि कैसे हम पावर को निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मोटर्स की, तो मोटर में जो पावर आउटपुट होती है, सोचिए मोटर कोई ब्लॉक को खींच रही है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई एक सिंपल मैकेनिज्म में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कोई मोटर लगा रखी है और मोटर की पुली के साथ कोई थ्रेड बंधा हुआ है और यहाँ पे कोई ब्लॉक है, m मास है उस ब्लॉक का, ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये मोटर जो है कोई फोर्स लगा रही है F, ये मोटर जो है कांस्टेंट फोर्स लगा रही है F, तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली आगे आएगा, ये एक्सेलरेट होगा, ब्लॉक एक्सेलरेट होगा तो इसके पास कुछ स्पीड भी आएगी, तो स्पीड आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मोटर जो है वो पावर कंज्यूम कर रही है, इसको खींचने में मोटर की पावर कंज्यूम हो रही है, और कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो होगी F.v, F.v। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो कि मोटर जो है वो कितनी पावर जो है वो कंज्यूम कर रही है, ठीक है। अब ये मोटर की देखा जाए तो आउटपुट पावर है ये, इसको हम बोलेंगे आउटपुट पावर ऑफ द मोटर। इनपुट पावर मोटर की कहां से आती है, इनपुट पावर तो सप्लाई से आती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है ना, हम कनेक्शन लगाते हैं ना स्विच बोर्ड में जो लगाते हैं, वहां से मोटर के पास इनपुट पावर आती है। इनपुट पावर, हमने मोटर को कुछ इनपुट पावर दी है और उस मोटर ने उस इनपुट पावर का कुछ हिस्सा इसको खींचने में इस्तेमाल कर दिया, उस पावर को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आउटपुट पावर, सही है भाई, उसको हम बोलेंगे आउटपुट पावर। मोटर को हमने कुछ इनपुट पावर दी है, उसका कुछ हिस्सा मोटर ने ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है भाई। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। इसको अगर हम बेहतर अगर आप समझना चाहते हो तो बेहतर है इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझे। तो चलिए मैं इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक मोटर से ब्लॉक को लिफ्ट करेंगे और ब्लॉक के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, स्पीड वगैरह जो है वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद जो है उसका हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और पावर देखेंगे कि मोटर कितनी पावर इस्तेमाल कर रही है, इनपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर क्या है, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट सेटअप पे मिलते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि पावर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट सेटअप में हम लोग रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप एक मोटर देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक मोटर है जो इस थ्रेड को खींचेगी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग पे हमने 1 किलोग्राम का मास यहाँ पे वाया दिस पुली हैंग कर रखा है। इधर से ये जो स्ट्रिंग है ये इस पुली के थ्रू यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब इधर से कोई मूवमेंट नहीं होगी। जब ये मोटर ऑन होगी तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगी और ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक तो इस ब्लॉक की स्पीड को मेजर करेंगे कि ये ब्लॉक जो है किस स्पीड से ऊपर जा रहा है। और ये कैसे करोगे, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लेवल लगा रखे हैं। एक ये लेवल है, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इस लेवल को क्रॉस करेगा ब्लॉक, जब इस लेवल को क्रॉस करेगा
वहाँ से हम टाइमर से रीड करना स्टार्ट करेंगे, टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और एक हमने यहाँ पे एक लेवल लगा रखा है, जैसे इस लेवल पे आएगा हम टाइमर को रोक देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम अपने को मेजर करना है कि कितनी देर में ये ब्लॉक ऊपर उठ रहा है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी ऑलरेडी मेजर्ड है, ये 80 सेंटीमीटर है, ये हमने पहले से ही मेजर कर रखी है। इन दोनों लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब करने क्या जा रहे हैं, हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी इस ब्लॉक की। तो कंस्टेंट मोशन की हेल्प से इस ब्लॉक की स्पीड आ गई तो मोटर की स्पीड भी आ जाएगी कि मोटर की क्या स्पीड है, ठीक है। और मोटर फोर्स कितना लगाएगी वो कैसे पता चलेगा, वो इसके टेंशन से पता चल जाएगा कि क्या टेंशन है इसके अंदर। हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पता चल गई और हमें ये पता चल गया कि मोटर की स्पीड से इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अगर हम इस ब्लॉक की स्पीड निकालेंगे तो मोटर की स्पीड भी हम उससे निकाल सकते हैं, वो आपको बोर्ड पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उससे हमारे पास ये पता चल जाएगा कि मोटर जो है वो कितना पावर इस्तेमाल कर रही है, मोटर की आउटपुट पावर क्या है। टेंशन इनटू स्पीड करके आप मोटर की आउटपुट पावर निकाल सकते हो। और मोटर की जो इनपुट पावर है उसके लिए हमने ये एक आपका मीटर लगा रखा है जो आपको ये बता देगा कि मोटर में इनपुट वोल्टेज क्या गई हुई है और पावर क्या गई हुई है। जो आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये पावर, इनपुट पावर को बताएगा कितने वॉट की मेरी इनपुट पावर होगी। तो क्योंकि आप अभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से इतने अभी कनेक्टेड नहीं हो, तो करंट वोल्टेज आपको अभी ज़्यादा पता नहीं है, तो बस आप इस ब्लू कलर वाले पे ध्यान देना, यहाँ पे वॉट में रीडिंग आएगी इनपुट पावर की। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि इनपुट पावर क्या है और यहां से स्पीड और टेंशन को मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट पावर पता चल जाएगी। उससे हम मोटर की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटर की क्या एफिशिएंसी होगी, ठीक है। दूसरी बात, हम इसको फिर एक डिफरेंट स्पीड पे चलाएंगे। पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर करके मोटर की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसकी स्पीड को थोड़ा डिफरेंट लेवल पे चलाएंगे, ठीक है। इसको एक डिफरेंट स्पीड पे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और वहां से भी फिर पावर कैलकुलेशन देखते हैं कि मोटर की जो आउटपुट पावर है वो क्या आ रही है, क्योंकि उस केस में एफिशिएंसी अपने को पता होगी, क्योंकि एफिशिएंसी हम पहले एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट से हम एक अलग स्पीड से इसको ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट करेंगे और उस केस में मोटर की आउटपुट पावर जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इसकी जो रीडिंग है उसको जरा कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद बोर्ड पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इधर की वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, यहां से कुछ वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा सो दैट ये लिफ्ट होना स्टार्ट हो। और मैं ये हालांकि काफी नीचे है, जो ये जो लेवल है, जो ये यहां से जो आपको दिख रहा है, ये जो पुली है इसका जो बीच वाला जो पॉइंट नजर आ रहा है, जैसे ये इस लेवल को क्रॉस करेगा वहां से हम रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वहां से हमारा टाइमर जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं जरा इसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं और मैं बहुत स्लो लेके चलूंगा इस बार, ठीक है, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम स्पीड को ज्यादा नहीं रखेंगे, पहले बिल्कुल स्लो लेके चलेंगे और देखते हैं कि भाई क्या स्पीड आती है। क्योंकि जितना आप स्लो लेके चलोगे ना उतना आपका एरर जो है वो टाइम में जो कैलकुलेशन में जो एरर आएगा, स्पीड कैलकुलेशन में जो एरर आएगा वो कम होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं रेडी हूं एंड मैं जरा वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरे ख्याल से काफी है। तो ये फिलहाल मेरी वोल्टेज है। फिलहाल आप देख सकते हो जो पावर की रीडिंग है वो 1.8586, ठीक है, 1.8082। तो इनका हम एक एवरेज ले लेंगे, 1.8 के अराउंड हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि 1.8 वोल्ट जो है ये फिलहाल ये कंज्यूम कर रही है, इनपुट पावर है, ठीक है। वोल्टेज आप देख सकते हो यहां से 4.544 वोल्ट है, 4.544 वोल्ट है, ठीक है। और पावर आप देख लीजिएगा। अब ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हमें इसको रोकना है, ठीक है, हमें इसको रोकना है और टाइमर को यहां पे अब देखो क्रॉस कर चुका है। तो चलिए मैं अब जरा इसको यहां पे रोक देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हमने पावर की रीडिंग को देखा कि इनपुट पावर क्या है। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे और इसकी टेंशन हमें पहले ही पता है। आप बोलोगे सर टेंशन कैसे पता है? भाई आप खुद सोचिए, यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम लगाओगे तो इसको एक्सेलरेट तो हो नहीं रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। तो इसका मतलब है इधर की टेंशन और इधर की टेंशन 2t मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। और m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो 2t मस्ट बी इक्वल टू g,
तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, g/2। जो टेंशन इधर है वही टेंशन मैं इधर मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं यहां पे। हालांकि फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होगा और उसकी वजह से थोड़ा बहुत एरर भी आएगा, पर चलिए कोई बात नहीं। यहां पे जो टेंशन है वो g/2 है, तो इधर भी टेंशन मेरी g/2 है। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो g/2 है, और जो स्पीड है इसकी वो कितनी है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर की जो आउटपुट पावर है वो क्या है। इनपुट पावर हमने यहां से हमने चेक कर लिया, तो उसकी एक एवरेज वैल्यू जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पावर जो है वो फ्लक्चुएट हो रही थी, थोड़ी मोड़ी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसके एवरेज लेके और उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद इसी के दूसरे पार्ट में मिलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्पीड को इंक्रीज करूंगा, और जब हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे, अब हम अभी तो बहुत स्लो गया था, अब अगले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा तेजी से लेके जाएंगे और देखते हैं कि क्या बदलाव आता है, ठीक है। तो पहले जरा बोर्ड पे चलते हैं और अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसको जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं और वापस इस एक्सपेरिमेंट में लौट के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और अब हम इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग से हम इसकी स्पीड वगैरह जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं एक बार जरा इस डायग्राम को बना देता हूँ, सो दैट आप जो है एफिशिएंसी एंड पावर वगैरह कैलकुलेट कर सको, मोटर कितनी पावर इस्तेमाल कर रही है और उसकी क्या एफिशिएंसी आएगी। मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि हमारे पास यहाँ पे एक पुली है जिस पे हमने 1 किलोग्राम का ब्लॉक को हैंग किया है, ठीक है। ये मेरे पास 1 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स्ड है, और दूसरी तरफ ऐसे गया है, और यहाँ पे एक पुली है, पुली यहाँ पे फिक्स्ड है डेटम पॉइंट पे, और दूसरी तरफ से मोटर जो है वो इस पॉइंट को खींच रही है। मोटर जो है इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये इनिशियल लेवल को क्रॉस करता है और जो फाइनल लेवल पे जैसे ये पॉइंट पहुंचता है, इसका मिडिल पॉइंट, उनके बीच में हमने गैप ले रखा है 0.8 मीटर का, 0.8 मीटर का। तो 0.8 मीटर का हमारा ये गैप था, ठीक है। अब जब हम टाइमर से इसकी स्पीड को देख रहे हैं, तो हमने टाइमर लगाया कि जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करती है, इनिशियल लेवल को, और जैसे फाइनल लेवल पे पहुंच रही है, तो हमने देखा कि जो टाइम लग रहा है वो 37.7 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी स्पीड देखना चाहूँ, इस ब्लॉक की क्या स्पीड है, ये वाले की क्या स्पीड है, तो आप स्पीड कैसे निकालोगे, v = 0.8 डिवाइड बाई 37.7 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ब्लॉक की स्पीड आ जाएगी। तो ब्लॉक की जो स्पीड मेरे पास आ रही है वो है 0.2, आप इसको निकाल सकते हो 0.0212, आई थिंक ये है। मैं एक बार दोबारा भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये जो है ये है 0.8 डिवाइड बाई 37.7, इट कम्स आउट टू बी 0.2122 मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर पर सेकेंड से ये 1 किलोग्राम का जो ब्लॉक है ऊपर उठाया जा रहा है। अब मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पे मोटर लगी हुई है वो मोटर इस पॉइंट को किस स्पीड से खींच रही है, वो अपने को देखना है। तो इधर की स्पीड तो अपने को नहीं पता, इधर की तो पता चल गई है। तो कंस्टेंट मोशन का इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस लेवल को A बोल देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे डेटम ले लो आप कहीं पे भी, वहाँ से डिस्टेंस को देखोगे ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये SP है। तो आप ये लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ SA प्लस SP इज इक्वल टू सम L नॉट। भाई आप ये देख लो ना, यहाँ से ये SA ले लो, ये भी SA और ये SP ले लो, ठीक है। तो SA प्लस SP ये टोटल लेंथ आ गई ना यहाँ से, और इस लेंथ को मैं कांस्टेंट कर देता हूं। और अब यहाँ पे डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ VA प्लस VP इज इक्वल टू 0। यहाँ से VP की जो वैल्यू आई है वो आई है -2 टाइम्स ऑफ VA। मतलब जो इस A की जो वेलोसिटी होगी उसका डबल वेलोसिटी आएगी इधर, माइनस तो बस उल्टी आएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो VP जो बनेगा, जो स्पीड आएगी इस पॉइंट P की, या आप कह सकते हो मोटर जिस स्पीड से इसको रोल कर रही है, वो जो स्पीड बनेगी वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ 0.0212, it comes out to be 0.0424 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इधर की स्पीड आ गई है। टेंशन अब निकालते हैं। देखो इसकी स्पीड मेरी कांस्टेंट है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है 0, तो इसका मतलब इधर भी टेंशन T है और इधर भी मान लीजिए मेरी टेंशन T है, क्योंकि मैं फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान रहा हूं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2T मस्ट बी इक्वल टू
mg ये बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी 0 है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि 2t इज इक्वल टू g। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, g/2। ये जो टेंशन आई है g/2 आई है, और वही टेंशन मैं यहां पे भी मान लेता हूं कि वही टेंशन मेरी यहां पे भी लग रही है। तो मोटर जो है, मोटर के ऊपर टेंशन जो है वो आपको पता चल गई है कि मोटर के अंदर टेंशन है, फोर्स कितना डेवलप कर रही है मोटर, और मोटर की जो स्पीड है वो भी आपको पता चल गई है। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड इनटू टेंशन अगर मैं कर दूंगा, तो पावर आ जाएगी कि मोटर कितनी पावर जनरेट कर रही है, आउटपुट पावर क्या दे रही है। तो अगर मैं पी आउट की बात करूंगा, तो पी आउट विल बी इक्वल टू, जो स्पीड है वो है 0.0424 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड हो गई, इनटू टेंशन। टेंशन की वैल्यू g/2, तो इसको मैं 5 लिख लेता हूं रफली, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सुनिए, वो है 0.212 वॉट, 0.212 वॉट, 22 लिख लो, चलो। इतना वॉट मेरे पास क्या आ गया है, पावर आ गई है मोटर की पावर आउटपुट की आ गई है। जबकि मोटर की इनपुट पावर तो काफी ज्यादा थी। मोटर की जो पी इन थी वो कितनी थी बताइए, पी इन थी रफली, अगर मैं देखूं एवरेज लूं 1.80 वॉट, हालांकि ये फ्लक्चुएट कर रही थी। तो जरा देखिए, इनपुट पावर 1.80 है, आउटपुट पावर ये है। तो यहां से आप मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो कि मोटर की एफिशिएंसी क्या आएगी। तो मोटर की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 0.2122 डिवाइड बाई 1.80, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.80, तो ये जो है ये आपकी बन जाएगी 0.12 या 0.1179 ये है भाई। और इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे 11.8%, रफली ये आ जाएगा। 11.8% एफिशिएंसी आई है। तो देखो कितनी कम पुअर एफिशिएंसी है। आप बोलोगे सर इतनी पुअर एफिशिएंसी क्यों है मोटर की, तो ये तो बहुत ही ज्यादा पुअर है यार। तो इसका कारण है 2-3। एक तो आपने जो कैलकुलेशन की है उसमें भी थोड़ा बहुत एरर है। क्यों, क्या एरर है, ये जो टेंशन आपने निकाली है ना, आपने यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं लिया। असल में अगर आप इस फोर्स को चेक करोगे ना, तो ये 5 न्यूटन से कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। ये होगा रफली आप मान के चलो 7 या 8 न्यूटन तक का, ठीक है। 7 to 8 न्यूटन का ये एक तो फोर्स बनेगा, ठीक है। जो आपने g/2 करके 5 न्यूटन का निकाला है कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, ये असल में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो है ना इन जगहों पे। तो इस वजह से एक तो ये फोर्स ज्यादा होगा। दूसरी बात ये कि आपकी जो मोटर है वहां पे पावर लॉस बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो नॉइज में लॉस हो रही है, दूसरा मोटर के साथ गियर सिस्टम लगा हुआ है, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उसके टॉर्क को बढ़ाने के लिए वहां पे गियर सिस्टम लगे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो गियर सिस्टम क्या करते हैं, उनमें भी लॉस होता है, वहां पे भी बहुत सारा लॉस है। तो कई सारी जगह पे लॉस हो रहा है, उसके अंदर इंटरनल हीट पैदा हो रही है, वहां पे भी लॉस है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एफिशिएंसी मोटर की बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाती है। 11.8% एफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है। अब इसी के ऊपर हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद फिर से देखते हैं कि क्या नई स्पीड आती है और क्या नई एफिशिएंसी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, और दूसरे पार्ट में हम इसकी स्पीड को इंक्रीज करके देखते हैं और देखते हैं कि इंक्रीज करने पे क्या एफिशिएंसी आती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के अब हम नेक्स्ट पार्ट में हैं। अब हम इसको थोड़ा सा तेजी से ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे पावर को फिर से रीड करेंगे कि कितनी पावर है। टेंशन की वैल्यू स्टिल वही रहेगी g/2, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन इसके पास 0 है, तो आप ये कह सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2t मस्ट बी इक्वल टू g, तो t की वैल्यू g/2 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं रेडी हूं एंड मैं इसको जरा स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो इस बार थोड़ा तेजी से जा रहा है। पावर देखिए 4.86, 4.80, 4.75, 4.71, 7684 फ्लक्चुएट कर रही है पावर, ठीक है। ओके, तो हमने देखा कि जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे थे, इस बार थोड़ा स्पीड ज्यादा दी, तो ज्यादा स्पीड होने की वजह से जो पावर है वो आपकी
ज़्यादा ली जा रही थी। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, इस बार हमने स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखा था, ठीक है। तो अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हमारा टाइम वगैरह जो है वो हमने कितना कैलकुलेट किया है। तो आप एक बार देख सकते हो टाइम जो हमने इस बार मेजर किया है, तो टाइमर अपने को टाइम दिखा रहा है 19.3 सेकेंड। इस बार आप दोबारा से अगर इसको करते हो तो टी की जो वैल्यू है वो है 19.3 सेकेंड। तो अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो यहाँ पे 0.8 डिवाइड बाई 19.3 सेकेंड हो जाएगा। तो रफली जो हमारे पास स्पीड निकल के आएगी, मैं जरा कैलकुलेट कर देता हूँ, 0.8 डिवाइड बाई 19.3, इट कम्स आउट टू बी 0.414। इसका ऑलमोस्ट डबल आ गया, 414, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल ही है ये, आप ये मान के चलो, ठीक है ना। तो ये इसका हमारा स्पीड आ गया। तो अब अगर मैं पी पॉइंट की स्पीड की बात करूँगा तो इसका डबल हो जाएगा, ये 0.414 का डबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.828 मीटर पर सेकेंड। ये इस पी पॉइंट की स्पीड आएगी। टेंशन की वैल्यू हमारी उतनी ही रहेगी, ठीक है। स्पीड हमारी जो है वो बढ़ गई है, तो यहाँ पे 0.828 आप कर सकते हो, 828, ठीक है जी। 414 का इधर डबल हो जाएगा एक तो ये स्पीड आ गई, और इनटू टेंशन करोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से जो पावर आएगी वो पावर क्या आ रही है जरा देखो, जो आउटपुट पावर है मोटर की वो अपने को पता चल जाएगी। एंड इट कम्स आउट टू बी 0.0828, ठीक है, इंटू 5। ये तो मेरे पास आउटपुट पावर है। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है, पहले तो वो देख लेते हैं, वो है 0.414 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इस बार जो इनपुट पावर है वो अलग है। इनपुट पावर क्या है जरा देखिए। इनपुट पावर को जब हमने मेजर किया तो वो थी हमारे पास रफली 4.8 वोल्ट, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी। तो 4.8 वोल्ट के अराउंड इनपुट पावर थी, ठीक है। तो अब जो एफिशिएंसी मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों वो और पुअर आएगी, देखना, ठीक है। 414 डिवाइड बाई 4.8। तो अब जो एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है उसको जरा निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये है 8.62%, 0.0862। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां से कह सकते हो 8.62% आएगी। इसका मतलब अगर मैं स्पीड को यहां पे बढ़ा रहा हूं थोड़ी बहुत, तो उससे हमारी एफिशिएंसी और पुअर हो गई है मोटर की, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा पुअर एफिशिएंसी है, मैं आपको बता दूंगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो इतनी पुअर ना हो, एटलीस्ट 70-80% तो रहे एफिशिएंसी कम से कम, ठीक है। बट आप सोचिए यहाँ पे इतना ज्यादा लॉसेस कहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे इनपुट पावर इतनी ज्यादा है जबकि आउटपुट पावर बहुत ही कम है। तो बाकी जो पावर है वो गई कहाँ है? वो पावर गई है आपका, जैसे गियर सिस्टम लगे हुए हैं उनके अंदर नॉइज बहुत ज्यादा है, इसमें उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, उसमें चली गई पावर। तो यूटिलाइज जो हो रही है पावर वो बहुत ही कम पावर यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो खैर आप ये समझिए कि किस तरह से पावर कैलकुलेशन होती है। अब इस टॉपिक के ऊपर अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम और क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैंने बस ये बताया कि पावर कैलकुलेशन कैसे होती है और किस तरह से आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो मोटर की एफिशिएंसी चेक करने में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत एरर जरूर रहे हैं क्योंकि हमें टेंशन जो है वो इधर की निकालनी चाहिए थी। हमने बस ये अज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, बट असल में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं है। और जब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं होता तो इधर की टेंशन और इधर की टेंशन बराबर नहीं होती, इधर की टेंशन और इधर की टेंशन बराबर नहीं होती, इधर बहुत ज्यादा टेंशन आएगी फिर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो 1G के बराबर है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 10 न्यूटन का फोर्स है। तो इधर जो फोर्स आए, ये जो टेंशन आई, ऑलमोस्ट 10 न्यूटन ही आ जाए। कई बार फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मे भी ऐसा पॉसिबल है। तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है, तो आप उससे परेशान ना हो, बट कैलकुलेशन आप समझिए कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में इस टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।